पत्रकार बंधुओं का भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बहुत पहले से मालूम है कि देश की परिस्थिति के विषय में मैं आपको कुछ बताऊं तो देश की सारी परिस्थिति से आप बहुत भलीभांति अवगत हैं। इस समय जो देश का एटमॉस्फेयर है उससे भी आप बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। हम भारतीय मजदूर संघ सरकार के साथ रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के सिद्धांत पर काम करते हैं। रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के सिद्धांत का मतलब है कि जैसा सरकार का रवैया इंडस्ट्रीज और वर्कर्स के प्रति होगा, हमारा रेस्पॉन्स भी जो है सरकार के प्रति वैसा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि सरकार जब 44 लेबर लॉज को जीएसटी के माध्यम से 29 पे लेकर के आई और 29 को फिर 4 कोड्स में कन्वर्ट किया, तो 4 कोड्स में जो पहले 2 कोड्स थे, कोड ऑन वेजेस और सोशल सिक्योरिटी कोड, तो दोनों कोड्स का भारतीय मजदूर संघ ने बिल्कुल सरकार का स्वागत किया, सरकार के निर्णय का सम्मान किया और हमने कहा कि जो भारतीय मजदूर संघ की 70 साल पुरानी मांग थी कि इस देश के अंदर एक हर वर्कर के लिए वेज का निर्धारीकरण हो, तो वो पूरा हुआ। मगर आईआर कोड और ओएसएच कोड में कुछ प्रोविजंस में हमको आपत्ति है, उसका हमने सरकार के साथ पूरा विरोध किया। जो सरकार अच्छा काम करती है, सरकार ने अभी तक की जो सरकारें थीं वो केवल नारा देती थीं गरीबी हटाओ, मगर इस सरकार ने गरीबी हटाओ का केवल नारा नहीं दिया, मगर गरीब तक जो श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दोनों की एक सोच थी कि जो है अंत्योदय, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी इस देश का नागरिक होने के नाते रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार है और वो सरकार के द्वारा उसको मिलना ही चाहिए। तो इस सरकार ने इसको जो है पूर्ण किया है। कोविड जैसे समय में जब पूरे डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश धराशायी हो गए, तो इस देश की 130 करोड़ जनता, उसमें जो गरीब थे उनको केवल उन्होंने अनाज नहीं पहुंचाया, उनको केवल सुविधाएं नहीं दी, बल्कि जो है जनधन खाते के माध्यम से 500 रुपये महीने के हिसाब से दिया। पहले ये मान के चला जाता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो बेनिफिशियरी को 15 पैसे पहुंचते हैं। ये सरकार दावा करती है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी के खाते में 100 पैसे जाते हैं। इन सब चीज़ों का हम सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उसकी मंशा की हम कद्र करते हैं। मगर एक और पहलू है, ये जो मेरे साथ सारा ग्रुप बैठा है, तो भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रम संघ है। इसकी जो है 6000 से ज़्यादा यूनियन और 3 करोड़ के आसपास मेंबरशिप है। इसमें जो है 44 इंडस्ट्रियल फेडरेशंस हैं। तो इस समय आपके सामने 10 फेडरेशंस के प्रतिनिधि आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें कोल, नॉन कोल, स्टील, बैंक, इंश्योरेंस, पोस्टल, रेलवे, डिफेंस और जितने भी टाइप के पब्लिक सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर लगभग 340 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनके सब के लोग यहाँ पर हमारे आंदोलन में सम्मिलित हैं। तो हमारा कहना यह है कि जहाँ हम एक तरफ गवर्नमेंट की प्रशंसा कर रहे हैं, बाकी जो प्रो पुअर स्कीम्स हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, धारा 370 हटाने की प्रशंसा कर रहे हैं, भारत के जनमानस का अस्तित्व जो आस्था का प्रतीक है, राम मंदिर कोई धार्मिक स्थल नहीं, एक भारतीय समाज के अस्तित्व और आस्था का सवाल है, उसका निर्णय लिया तो हमने प्रशंसा की। मगर सरकार
इस देश के उद्योग जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स पर जो आघात करने की कोशिश कर रही है। जो 1991 में एलपीजी आया, एलपीजी के माध्यम से जिस तरह से इन उद्योगों पर आक्रमण हो रहा है, तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिस गवर्नमेंट ने, हम ये नहीं करे कि यही पापी हैं या वही पापी थे, हम ये कह रहे हैं कि एक सरकार से दूसरी सरकार, दूसरी सरकार से तीसरी सरकार, जब वो एक आता है तो अपने घोषणा पत्र में देता है कि पब्लिक सेक्टर को हम बिकने नहीं देंगे, पर जब वो आता है तो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। तो इसका भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है और हम किसी भी तरह से सरकार को पैसा कहीं से मिले उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। हमको पैसा अगर प्रोपूअर स्कीम्स में लगाना है, गांव और गरीब को पहुंचाना है पैसा, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके सहयोगी बनना चाहते हैं। मगर पैसा आए कहां से? अभी 1,75,000 करोड़ 2021 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम इन सेक्टर से कॉर्पोरेटाइजेशन के माध्यम से, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपया 6 साल में वसूलेंगे। आपके पास सारे आंकड़े हैं, मैं बहुत आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा। इस बार गवर्नमेंट ने 46,000 करोड़ डिविडेंड पब्लिक सेक्टर से और बैंक से एक्सपेक्ट किया था, मगर पब्लिक सेक्टर और बैंक्स ने 59,000 करोड़ रुपया डिविडेंड दिया, जो कि उनकी अपेक्षाओं से भी ऊपर था। तो मैं ये कहता हूं कि ये तो डिविडेंड है। पब्लिक सेक्टर्स जितने भी टाइप के टैक्सेस हैं वो हर टाइप के टैक्स का भुगतान करते हैं, ना वो चोरी करना चाहते हैं, ना चोरी का कोई स्कोप है। तो हमको जो है ऐसे, जो आपको हमारा कहना यह है, गवर्नमेंट कहती है बीइंग इन बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। हम कब कह रहे हैं आपसे कि आप बिजनेस में रहिए? आप पब्लिक सेक्टर्स जब 91 में मोनोपोली में काम करते थे, तो जो एलपीजी कल्चर आई थी जिसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ था पब्लिक सेक्टर्स का, तो सरकार ने सोचा था कि ये जो पब्लिक सेक्टर्स हैं ये रेत की दीवार की तरह भड़बड़ा करके गिर जाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इनको काम करने की आदत नहीं है, ये प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं, जैसे धूप और बरसात में फेंकेंगे ये मर जाएगा। मगर इस देश के पब्लिक सेक्टर्स ने 1-2 साल के अंदर ही अपने आप को संभाला, उठाया और ग्लोबल मार्केट में मल्टीनेशनल्स के साथ टक्कर ली, और आज देश का पब्लिक सेक्टर सितारे की तरह चमक रहा है। तो हमारा कहना यह है कि यदि सरकार, अभी तक तो पब्लिक सेक्टर पर अटैक था, अभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 कॉर्पोरेट्स में बदल करके और उसको कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसी तरह से रेलवे स्टेशन, रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स, इन पर अटैक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज की तरफ लेकर चलो, और इन जो डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कॉर्पोरेशन की तरफ लेकर चलो, इनको पब्लिक सेक्टर बनाओ। तो इसका मतलब इट इज ए वे टू प्रोसेस टुवर्ड्स दी प्राइवेटाइजेशन। भारतीय मजदूर संघ हर तरह से, आप हमारे बैनर पे पीछे लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित। हम जिस कैटेगरी के लिए काम करते हैं उसका इंटरेस्ट सबसे पहले बाद में देखते हैं। हम देश का इंटरेस्ट सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री का इंटरेस्ट देखते हैं। तो जब हम ऐसी सोच के लोग हैं और बिल्कुल दिल खोल करके आपके सामने रखना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, तो फिर आप जो है, जो आपको हर दिन, हर महीने, हर वर्ष सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हैं, उनका गला पेट फाड़ करके एक ही दिन में सोने का अंडा क्यों निकालना चाहते हैं? उसका कारण है सरकार। इस देश के अंदर सरकार 2 तरह की है। एक पॉलिटिकल सरकार है जो कि अस्थायी है, एक ब्यूरोक्रेसी की सरकार है जो स्थायी है। ये 91 में जो पॉलिसीज बनी थी वो आज तक जो है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आर रनिंग दोज पॉलिसीज ओनली। तो फिर जो है जब सरकारें बदल रही हैं, उनकी नीतियां अलग अलग हैं,
तो फिर जो है पब्लिक सेक्टर्स के विषय में जो है वो नीतियां बदल क्यों नहीं रही हैं? तो हम सरकार से इससे यही कहते हैं कि हो सकता है कि पिछली सरकारों की पॉलिटिकल विल पावर उतनी ना हो जितनी पॉलिटिकल विल पावर आपकी है। जैसे निर्णय आप ले रहे हैं वैसे निर्णय आज तक कोई सरकार नहीं ले पाई। पिछले 3 दशक का तो हमको याद है कि 3 दशक में ऐसे निर्णय नहीं हुए हैं। और आज विश्व में भारत अपनी एक धमक रखता है, एक चमक रखता है, मगर सारी चीजें एक तरफ हैं। इस देश का आधार, उत्पादन का मूल, वो सब पब्लिक सेक्टर्स ने पैदा किया है। प्राइवेट सेक्टर कभी जो है सामने नहीं आएगा कि आपके सोशल कॉजेज को रिड्रेस करे और उसको एड्रेस करने के लिए सामने आए। पब्लिक सेक्टर्स के पास CSR है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट भी कहती है जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, हम उनको कहते हैं कि वो अर्थशास्त्री, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो सब कॉन्वेंट एजुकेटेड, हार्वर्ड एजुकेटेड, IMF और वर्ल्ड बैंक के हितैषी हैं, जिनको देश की गरीबी और गांव से परिचय नहीं है। इसलिए वो जो है एयर कंडीशन कल्चर के लोग हैं और वो सारी ये नीतियां बनाते हैं। तो इस सरकार के अंदर वो विल पावर है कि इन पर अंकुश लगा करके इन पब्लिक सेक्टर्स को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को जो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बर्बादी से रोकें। और हम भारतीय मजदूर संघ, यदि सरकार इस तरफ कदम बढ़ाती है तो वो कहते हैं कि 1,75,000 करोड़ हमको 6 साल में चाहिए, तो उससे ज्यादा हमने आपको बता दिया कि 40,000 करोड़ का अनुमान था गवर्नमेंट का, और 59,000 करोड़ रुपया केवल बैंक्स और पब्लिक सेक्टर से दिया, जबकि 30,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का अलग है। तो हम आपको जो है डिविडेंड टैक्स इनके माध्यम से सारा पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है इनको जो है प्राइवेट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं। अभी टाइम बदल रहा है। पब्लिक सेक्टर में भी जो है लोग काम करते थे। मैं भी पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्ट हूँ। मैं आपको गर्व के साथ बताता हूँ कि जब कोविड आया तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक कारखाना है जो रडार और वायरलेस बनाता है, सैटेलाइट एंटेनास बनाता है। मगर जब कोविड आया तो हमारे देश के अंदर वेंटिलेटर्स की बहुत कमी थी। अमेरिका पे हम डिपेंडेंट थे, तो हमारी कंपनी को जो है 30,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया कि 5 महीने के अंदर आपको 30,000 वेंटिलेटर देने। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मगर फिर भी इधर उधर से हाथ मार करके अमेरिका से कुछ पार्ट्स लेकर के उसको बनाया, मगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया, फिर उसकी कॉपी की। आज 4 महीने कुछ दिन के अंदर 30,000 वेंटिलेटर पब्लिक सेक्टर की कंपनी बना करके प्रस्तुत कर दिए और देश को आत्मनिर्भर बना दिया। एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ एक कुचक्र चल रहा है। इस कुचक्र को तोड़ने के लिए तो मेरा कहना यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स, जो अर्थशास्त्री, जिनके इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर आकर के देश के जो वास्तव में गांव गरीबी को जानने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो देशी। तो मेरे यहाँ एक कहावत चलाई जाती है कि जाकी ना फिटी विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। तो ये एयर कंडीशन में बैठे हैं, ये गांव की गरीबी को जान सकते हैं क्या? गांव के गरीब के दर्द जान सकते हैं क्या? तो इसलिए जो है गांव को एड्रेस भी जो पब्लिक सेक्टर करता है। तो अभी टेक्नोलॉजिकल चेंज चल रहा है। अभी हम इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0 में चल रहे हैं। बहुत जल्दी इसको रिप्लेस करके इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 5.0 आने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 5.0 को ह्यूमन सेंट्रिक बना करके और विश्व को लीड करेंगे। इसमें अगर विश्व को लीड करेंगे तो पब्लिक सेक्टर ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन के कैरियर होंगे, वही उसको पूर्ण करेंगे, आपके सपने को पूरा करेंगे। इसलिए जो है हमने जो है ये डिसाइड किया है। हम बाकी फेडरेशन कायदे में सबको इस मामले में साथ आना चाहिए, मगर जो है हम किसी पर हमारा वश नहीं चला। तो हमने भारतीय मजदूर संघ ने ये डिसाइड किया कि हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड फेडरेशन हैं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेल हो, पोस्टल हो, डिफेंस हो, और जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, उन्होंने सब ने मिलकर के कहा कि अलग अलग लड़ने की बजाय
हम इकट्ठा होकर के लड़ेंगे तो हम पिछले 5-6 साल से लगातार इस लड़ाई को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और हम अभी 17 नवंबर को पूरे देश से, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पास जो डेटा आया है उस डेटा में कोई प्रदेश नहीं छूटेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं छूटेगी। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं 17 तारीख को भी आपको आह्वान करता हूँ। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जो बदलता माहौल है, विश्व को यदि आपको लीड करना है तो विश्व को लीड करने के लिए पब्लिक सेक्टर्स को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को माइनस करके आप अचीव नहीं कर सकते। हम आपके रियल रिसोर्स हैं, जो आप सोचेंगे उसको पूरा करेंगे। यदि जो डिमोनेटाइजेशन किया था, अगर प्राइवेट बैंक्स होते फेल हो गए होते, यदि प्राइवेट बैंक्स होते तो आपका जनधन खाता जो है कामयाब नहीं होता। जनधन खाते अगर खुले तो 95% से ज़्यादा जनधन खाते गवर्नमेंट बैंक्स में खुले, प्राइवेट बैंक्स आगे नहीं आए। प्राइवेट बैंक्स कोविड के टाइम में अपना शटर बंद करके हो गए। सारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स ने कोविड झेला और जो लोगों की सेवा की। तो मैं इस अवसर पर प्रेस विज्ञप्ति में सब कुछ लिखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम किसी सरकार के नहीं हैं। पीएमएस प्योरली अपॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है और हम रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर काम करते हैं। सरकार से भी निवेदन आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं हम अपने स्टेक होल्डर्स को बताइए, हम उनको पूर्ति करेंगे। मगर जो है अगर आपने जो है इसको अपने इरादे को नहीं बदला तो भारतीय मजदूर संघ अभी तो 17 नवंबर को एक देशव्यापी रैली जंतर मंतर पर करने जा रहा है। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोई बड़ा स्टेप उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सरकार के साथ तालमेल करके अच्छा सा काम करें, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ हमसे कई बार आप लोग ही प्रश्न करते हैं कि भाई ये तो आप ही की सरकार है। बीएमएस आरएसएस का ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है और ये आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। ये तो आप ही की सरकार है, आपका विचार परिवार की सरकार है, तो आप इससे क्यों लड़ रहे हैं? सरकार किसी की नहीं होती, सरकार देश की होती है। भारतीय मजदूर संघ कंसिस्टेंटली फॉर 3 डिकेड्स नंबर 1 है। एक बार भी एनडीए के टाइम पर नंबर 1 नहीं बना, यूपीए के टाइम पर ही नंबर 1 बना है। हमें देश की सरकार, सब सरकार हमारी है, विचार हमारे एक हो सकते हैं। तो विचार के लिए हमारा विचार यह है कि इन सेक्टर्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, इन सेक्टर्स को और स्ट्रेंथन किया जाए। मैं बताता हूं आपको कि अभी जो है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, उनका इतना शोषण हो रहा है पूरे देश के अंदर कि जो इंडस्ट्रीज थी, मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद में सर्विस करता था, उस समय 5000 वर्कर्स थे, 1000 ऑफिसर्स थे, कोई कैजुअल वर्कर नहीं था। आज 2200 वहां पर जो है ऑफिसर्स हैं, 315 वर्कर्स हैं और 5000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। जब और 20 साल से 25-25, 30 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, पेरिनियल नेचर ऑफ जॉब है। तो फिर जो है उनका शोषण क्यों हो रहा है? इस सरकार से हमारी मांग है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, आउटसोर्स वर्कर है और वो इतने लंबे समय से काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी परमानेंट आपको आवश्यकता है, तो उसको सारे पक्ष, अलाउंसेस, सैलरी उसी हिसाब से दिए जाने चाहिए जिस हिसाब से उस इंडस्ट्री के परमानेंट वर्कर को मिलता है। तो आपके टाइम में भी अगर शोषण होगा, इस सरकार से अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए हम सामने आ रहे हैं। यदि जो है हमारी बात, क्योंकि ये जनतंत्र है, जनतंत्र में जन की बात सुनी जाती है। ये भी आज जो है थंपिंग मेजोरिटी के साथ बैठे हैं, तो इनको दम्भ है कि हम थंपिंग मेजोरिटी है, मगर मेजोरिटी किसने दी है? हमने दी है, हमने आपको वोट दिया है, वो वोट देने का अधिकार हमारा है। मगर सरकार हमें किसी तरह से मजबूर ना करे कि हमें अपना मत चेंज करने पर मजबूर होना पड़े। तो इसलिए जो है सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हम इस देश की सेवा के लिए, हम वो सिपाही हैं ट्रेड यूनियन में जो ये मानते हैं कि हम आर्मी में जाकर के बंदूक नहीं उठा सकते, मगर इंडस्ट्रियल कल्चर बढ़िया से बढ़िया हो, देश के इंडस्ट्रीज में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, सब कर्मचारी अपने काम को करें। पब्लिक सेक्टर का कर्मचारी रियलाइज कर चुका है कि सब चलता है, अब नहीं चलेगा, इसलिए वो अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो गवर्नमेंट हमारी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए हमारी मदद करे। इंडस्ट्री 5.0 में एंटर करने के लिए हमें
टेक्नोलॉजिकल अपडेट करें और हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का चलेंगे। इसलिए जो है हम अभी जो वर्तमान नीतियां हैं सरकार की पब्लिक सेक्टर्स को और गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के, उसका हमारा जो है उनके साथ मतभेद है और आपके माध्यम से हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमसे टकराव का लाभ नहीं है, हम आपके सहयोगी हैं, हमको असहयोगी बनाने का प्रयास न करें। मैं इस अवसर पर सारी ट्रेड यूनियंस नहीं आ रहा है, केवल बीएमएस कर रहा है अपने बलबूते पर। तो आपने तो बोल रहे हैं कि ये सभी लोग आ रहे हैं। हमारे जो बीएमएस के विद इन दी बीएमएस जो पब्लिक सेक्टर का स्वरूप रखने वाले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का स्वरूप रखने वाले लोग हैं, उनको हमने इकट्ठा किया है। बाकी लोगों की हमने अपेक्षा की थी, अपील किया, मगर उनके अपने अलग एजेंडे हैं, हम उसको नहीं करते क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, अपॉलिटिकल हैं। 20 साल से आपने कहा 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर काम कर रहा है जी, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं जी, हमारे मीडिया वाले भी कई कॉन्ट्रैक्ट पे हैं परमानेंट। जी जी। तो अब 20 साल में पिछले 8 साल से मोदी सरकार आपकी सरकार है, तो इससे पहले आपने कब ऐसा प्रदर्शन किया था कि जब अभी तक वो बातें नहीं मानी जा रही? अभी हम मेरे ख्याल से जब से सरकार आई है लगभग तभी से कुछ ना कुछ आंदोलन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। जब बीएसएनएल को बिल्कुल बंद करने की ठान ली गवर्नमेंट ने, तो हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ मिला और उनको जो है टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट होने के नफे नुकसान गिनाए और उनसे कहा कि ये जो आपने कर दिया, तो ये जियो वाला, आइडिया वाला, ये कोई जो है जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके मामले में आपको रिलायबल नहीं होगा, ये आप भूल करेंगे, बहुत बड़ी भूल करेंगे। आप जो है बीएसएनएल और एमटीएनएल की सुरक्षा करिए। और बहुत दिन चर्चा चलने के बाद में आप सब गवाह हैं, बिल्कुल बंद हो गया था, डिक्लेयर हो गया था। 69,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया और अभी 1,64,000 करोड़ का फिर एक पैकेज दिया है, ताकि चीजें जो कॉर्पोरेशन सही काम नहीं करता है, नुकसान में चलता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? सरकार जिम्मेदार होती है। मतलब कि सरकार फेल है जो अपने प्राइवेट जो सेक्टर्स है उसको नहीं बचा पा रही। अभी एयर इंडिया का कर दिया, इतने सालों से लॉस में चल रहा है, अरबों की संपत्ति कितने हजार करोड़ों में दी गया। अभी वो प्रॉपर्टी बेच के इतना पैसा कमाएगा कि वो तो दूसरी एयरलाइन खोलने की सोच रहा है, अपनी एयरलाइंस भी उसमें मर्ज करेगा, विस्तारा और टाटा जो एयरलाइंस है। तो क्या सरकारें शुरू से फेल होती आई है जो ये कॉर्पोरेशन बंद होते हैं? आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है, मैं इसकी स्वागत करता हूँ। आप जरा इसके पीछे भी जाइए। एयर इंडिया सबसे रिलायबल एयरलाइंस थी, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देने वाली एयरलाइंस थी। जब प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने 52,000 रुपये का 52,000 करोड़ रुपए का परचेज कर लिया, जबकि एयरलाइंस कहता रहा कि हमको आवश्यकता नहीं है, हमको 10,000 करोड़ की भी आवश्यकता नहीं है, 2,000 करोड़ की, मगर 52,000 करोड़ रुपए का कर लिया। उसके बाद में जो है उस पैसे का क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। ये जो है बहुत सुनियोजित लूट है। चल रही है, 8 साल हो गए। हाँ, ये देश का सिस्टम है। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से ऊंची आवाज तो आपकी है, आप मुझे बताइए कि जो है आप इस पर जो है चोट नहीं क्यों नहीं करते? सर एक बात सुनिए, आप मजदूर की बात करते हैं और मजदूर हित की बात करते हैं। कितने करोड़ ई श्रम कार्ड बने और कब पैसा उसमें आएगा? आपने उसमें क्या काम किया? देखिए, ई श्रम कार्ड योजना का हम वास्तव में सराहना करते हैं। अभी तक कितना पैसा? अभी सुनिए, ई श्रम में पैसा आने का कोई सिस्टम नहीं है। ई श्रम पोर्टल, उसमें अभी तक गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि देश के अंदर 38 करोड़ ऐसा वर्कर है जो कोई आइडेंटिफाइड नहीं है। इसलिए जो है ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को 38 करोड़ को उन्होंने किया, 29 करोड़ वो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके रजिस्टर्ड होने से उसके खाते में पैसे जाने से कोई मतलब नहीं है। आपको आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि जब वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उसमें जिन लोगों को आप और हम ये सोचते हैं इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उनमें से 400 ट्रेड्स निकल करके आए हैं। जो उसमें फॉर्म भरा जाता है
जो उसमें डाटा एंटर किया जाता है, 400 ट्रेड्स निकल करके आए हैं। उन 400 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है और सरकार ने एसएमएसई के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से और बाकी जो है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं, तो उनको रोजगार देने के लिए उनके पास आता है, एक पोर्टल बनाया है। उसमें उनके पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमको इस स्किल के इतने लोग चाहिए, तो वो वहाँ से जो उसको लिंक कर देते हैं और उसके माध्यम से उसको चल रहा है। ये चीजें उनको पैसा देने के लिए आप पक्ष में नहीं है। आपने कहा कि एक सेकंड, आपने कहा कि वो सिर्फ ट्रेड मैचिंग है। आप उनको पैसा और उनको मेहनताना जो सबसे नीचे है लेबर में, जो अनऑर्गेनाइज लेबर है, उनको आप नहीं चाहते कि उनको भारत सरकार 25 करोड़ 50 करोड़ बना ले लिस्ट और उसका कोई फायदा ना हो। ये कई सालों से चलता आ रहा है। आप नहीं चाहते उनको पैसे मिले? देखिए, हम बिल्कुल चाहते हैं और उनको पैसा मिल भी रहा है। वो सब जो है, जो पैसा गवर्नमेंट जो है 500 रुपये महीने या अनाज 5 किलो, वो सब उसी सेक्टर को मिल रहा है, उन्हीं लोगों को मिल रहा है। मगर ये जो ई श्रम पोर्टल का आपने क्वेश्चन किया भाई साहब, मैंने केवल उसका किया है, उसका पैसे से कोई संबंध नहीं है। ई श्रम पोर्टल एक नेशनल नहीं, आप उसके लिए क्यों नहीं? आप मेरी बात सुनिए, एक नेशनल डेटाबेस है। वो नेशनल डेटाबेस किसी तरह से कोई जो है पैसा देने के लिए नहीं है। नेशनल डेटाबेस इकट्ठा हो गया। अब ये मालूम पड़ जाएगा, जो कोविड में भगदड़ मची थी, जो प्रवासी मजदूरों की भगदड़ मची थी, अब प्रवासी मजदूर, ये मालूम पड़ जाएगा इस नेशनल डेटाबेस से कि इसका होम स्टेट कौन सा है और गेस्ट स्टेट कौन सा है। सर, ये तो सवाल हो गया। अभी इतनी देश में बेरोजगारी है, सब लोग कह रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा या आपने मजदूरों का कुछ ऐसा अध्ययन किया है कि कितनी बेरोजगारी है या लोगों को रोजगार मिल रहा है? आज से जब हम आपकी उम्र के हैं, हम भी उस जमाने में टाटा बिरला कहा जाता था कि पूरा देश का जो कंट्रोल है टाटा बिरला के पास है। तो आपको नहीं लगता कि अभी पूरा देश का कंट्रोल अडानी और अंबानी के पास होने जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज हो रही है वही खरीद रहे? अब देखिए, मैं पहले एक नंबर तो बता देते, आपने जो शब्द कहा, मजदूर बेरोजगार नहीं होता है। मजदूर तो मजदूर है, बेरोजगार तो वो होता है जो स्टूडेंट है या नए नए वर्कर से आए। नहीं, वो मजदूर अगर मजदूर है तो मजदूर तभी होता है जब वो मजदूरी करता है, तो मजदूर कभी बेकार नहीं होता है। बेकार नहीं, तो बस ये अभी इनका जो हमारे भाई, नहीं, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, आपने अडानी और अंबानी का नाम लिया, तो अडानी अंबानी की ना हमारे पास कोई एडवोकेसी है और ना हम ये किसी को कहते हैं। हम ये कहते हैं कि वो भी देश के उद्योगपति हैं। यहाँ पर जो है एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि कोई चीज़ बिडिंग में आई, जो लोएस्ट बिडिंग करेगा वो लेकर के जाएगा। तो अडानी और अंबानी, हम इनको कोई देश का दुश्मन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि इनका भी जो है भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। मगर वो जो है, हमने अडानी का जब एयरपोर्ट खरीदने की बात आई तो उसकी नाक में नकेल कर दी, मगर जो है सरकार डिटरमाइंड थी। तो हमारा कहना ये है, सरकार से भी सरकार डिटरमाइंड थी, मतलब पहले तय था ना, नहीं, इसी को नहीं देना बिडिंग। अरे जीएमआर ने उससे आधी कॉस्ट पर जो है बिडिंग की, जो और 10 बिडर थे उन्होंने उससे 10 गुना, आधी से भी कम की। जिसकी बिडिंग ज्यादा होगी उसको दे देगी सरकार। जीएमआर के बराबर तो कुछ था ही नहीं ना इंडिया। नहीं, जीएमआर ने फिर उससे आधी कीमत पर क्यों खरीदा? कोई और था ही नहीं ना। नहीं, बिडर ये था ना अडानी। अडानी इस सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं, फिर लोग हैं, उन्होंने डिवाइड कर दिया, तू ये खरीद, फिर उसने 50% सब जगह पूरी आए। नहीं, अडानी ने 50%, उसने 50% पे कोट किया जीएमआर ने, उसने उससे 50% ज्यादा किया। अगर आपने उस समय बात उठाई, जो अभी 17,000 मजदूर जो वहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉई एयर इंडिया, उनका भविष्य क्या होगा सर? देखिए, जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट सब पड़ा हुआ है। मार्च के बाद सब खत्म हो रहा है। आज आप जाइए एयरलाइंस में, अभी भी अनसर्टेनिटी है, उनको मालूम ही नहीं है कि मार्च के बाद हमारा क्या होगा। देखिए, मैं इसमें कोई गवर्नमेंट की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 करोड़ पर डे रिकरिंग लॉस था उसमें। मगर जो है, हमने अभी भी एविएशन मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई है, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी एक मेमोरेंडम दिया है कि जो कर्मचारी हैं एग्जिस्टिंग, उनके जो है वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सरकार ने ये इंश्योर किया है कि 1 साल तक तो टाटा ने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद गवर्नमेंट उनका
देगी, उसमें जो है पूरा एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में जाइए, वो सड़क पर नहीं आएंगे, मैं आपको कह के जाता हूँ, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं। बाकी जो आप कह रहे थे ना मजदूर, उन्होंने कहा कि मजदूर जब तक वो काम करेंगे तब तक मजदूर है, जब काम नहीं करेंगे मजदूर नहीं रहेंगे, बात खत्म। तो मजदूर होगा ही नहीं ना वो। हाँ मजदूर होगा ही नहीं। नहीं अब देखिए सर, मैं फिर आप कहेंगे मैं एयर इंडिया के बाद मेरे फैमिली के लोग एयर इंडिया में हैं, जो उनको सुविधाएं मिलती थी वो 25% हो गई। उनको ये नहीं पता कि मार्च के बाद क्या होगा, क्योंकि फाइनल जो 1 साल आप बोला ना वो मार्च तक खत्म हो जाएगा टेक ओवर, वो सबको निकाल देगा, कहेंगे तुम तो रिलायबल वर्कर थे ही नहीं, इसीलिए तो लॉस हुआ। नहीं, जो आप एग्रीमेंट रखे हैं, जो आप एग्रीमेंट पर आ रहे हैं ना, उसमें ये है कि गुण दोष के आधार पर इनको प्रमोशन भी देंगे। हाँ, तो गुण तो दिखाई नहीं देगा, सब दोष ही दिखाई देगा। नहीं मगर जो है उसमें क्या है, उसमें फिर जो है अभी जैसे मैंने BSNL का उदाहरण दिया था, तो BSNL और MTNL में जो है वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वो जो मंथली जो उनका पे पैकेट था वो गवर्नमेंट बियर करने की स्थिति में नहीं थी, तो उसने 69,000 करोड़ उसमें जो है दिया, और उसमें बहुत सारे लोगों ने VRS लिया, और VRS लिया। सर आप एक मजदूर लीडर हैं, BMS एक सरकारी जो मतलब उसी पार्टी की है, तो ऐसे जो बेल आउट पैकेज गवर्नमेंट देती है, तो उसमें आप उन मजदूरों को पक्ष क्यों नहीं लेते कि वो कम से कम VRS ही दे दो? हाँ तो हमने VRS के बिना कोई चला जाए तो हमको बताना। एक मिनट सर, पहला चीज तो आप एक शब्द को वापस लीजिए, हम पहले भी हम NGO हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं हमने कहा हम अपॉलिटिकल हैं। यहाँ जो लोग भी बैठे हैं ना, ये तो सब या तो मजदूर रहे हैं या वहाँ से रिटायर होकर के आए हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं, आपने जो भी प्रश्न किया, आपके प्रश्न को हम इग्नोर नहीं कर रहे। सही आपने कहा कि एयर इंडिया की ये स्थिति हो गई, या इसी तरह से ये सारे पब्लिक सेक्टर के लोग हम लोग बैठे हैं। नहीं हम कहा नहीं, सारे पब्लिक सेक्टर के लोग बैठे हैं, और सारे पब्लिक सेक्टर को वही तकलीफ है जो आज आप कह रहे हैं, वही तकलीफ है, इसीलिए हम आज असेंबल हुए, और कुछ नहीं। सरकार का काम है जो उनके पब्लिक अंडरटेकिंग है, अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सुधारने का काम है, आप तो उठा के बेच दे रहे हैं। हमारा जब ये एक हमने वही कहा, मतलब जो गवर्नमेंट है या जो मिनिस्ट्री है वो फेल है हमको रिवाइव करने में। सर वही क्वेश्चन अपना भी है, वही है गवर्नमेंट के, कि सिर्फ बेच देना ही एक मतलब विकल्प नहीं है, अल्टरनेट विकल्प है क्या? वो सोचना है। तो हमारे साथ बैठेंगे ना, अभी आपने एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 3 इंडस्ट्री का हमने सर्वे किया 2019 में, ऑलरेडी स्टील के 3 प्लांट को इन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिया 2017 से, बीडर नहीं आ रहा था। हमने जाकर के सभी जगह सभी लोगों से, पत्रकार से भी बात किए, मैनेजमेंट से भी बात किए, एसोसिएशन से भी बात किए, सभी ट्रेड यूनियन से बात किए, रिटायर्ड लोगों से बात किए कि इसका एकमात्र विकल्प यही है क्या, कोई और विकल्प हो सकता है क्या? हमने वहाँ निकाला क्या कि उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा। मैंने आज वो पब्लिक सेक्टर जो स्टील प्लांट जो थे वो ओरिएंटेड क्या थे, मार्केट ओरिएंटेड हो गए थे। हमने कहा मार्केट ओरिएंटेड, ऑर्डर ओरिएंटेड होना चाहिए। जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर कौन दे, नहीं बता रहे हैं, ऑर्डर कौन देगा? तो ये मंत्रालय, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात, आज वो प्राइवेट में वर्कर है, तो उसके लिए आपने क्या किया? BMS इतने साल 8 साल से सपोज दूसरी गवर्नमेंट, पहले अगर कांग्रेस ने कुछ किया, गलत किया, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क होना ही क्यों चाहिए? सरकार उनको परमानेंट क्यों नहीं करती है? नहीं वही पोस्ट निकालती। सर आप उसी टाइम ही विरोध करिए ना, जब कोई पोस्ट निकली किसी एजेंसी की और उसमें लग रहा है इट विल बी फॉर कॉन्ट्रैक्ट पर्पस, व्हाई कॉन्ट्रैक्ट पर्पस, व्हाई नॉट परमानेंट? अभी ये क्या है भाई जी कि ये कोई एक दिन में समस्या पैदा नहीं है, 30 साल से लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जो इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं ना, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। अभी हम आर पार में हैं, अभी हम जो है इसको बहुत तरीके से अपना जो करना चाहिए। आपका हम लोगों ने 17 नवंबर 2017 को वो कुछ करें विचार किया कि जो घाटा दे रही होती है एयर इंडिया, वो टाटा के पास कैसे फायदे के साथ हो जाता है। सोचे कभी जो बता सरकार में रो रहा होता है, वो BSNL आप जियो फायदा होता जाता है। मैं आपका जवाब देता हूँ। आप उसका जवाब जानते हैं, वैसे मैं बताता हूँ कि टाटा जो है जो 60,000 मोर देन 60,000 करोड़ के लॉस में एयर इंडिया चल रही थी, जिसका रिकरिंग लॉस 20 से 25 करोड़ पर डे था, टाटा को वो नहीं झेलना पड़ेगा। टाटा को जो लॉस था
वो वेव ऑफ हो गया। अब वो फ्रेश तरीके से उसको चलाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट्स के जो पैसेंजर्स थे उनके कारण लॉस नहीं था, जो मैनेजमेंट के कारण डेफिनेटली। और उसमें जो है हमेशा, और उसमें यस 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 मैं वही कह रहा हूँ, ये ब्यूरोक्रेसी का खेल है। नहीं, किसको 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 देते, फिर वो IAS खा जाते, फिर एयर इंडिया को जो IAS खा रहे थे वो IAS से खा जाते, वही खा जाते दोबारा से, इसलिए जो है उसमें चला गया। ये IAS जो है, जो हम आपका एक जीवाणु है, ये इस देश को खा रहा है भाई साहब। असलियत को समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। मैंने आपसे कह दिया, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ दो तरह की सरकार हैं, एक परमानेंट सरकार है जो ब्यूरोक्रेट्स की है, एक टेम्परेरी सरकार है जो पॉलिटिक्स परमानेंट काम कर रही है। तो हमने यही इस पत्र में लिखा है कि आपकी विल पावर है कि इस परमानेंट गवर्नमेंट को, इस ब्यूरोक्रेट्स को, इन अर्थशास्त्रियों को काबू करिए, और ये कुदृष्टि जो पब्लिक सेक्टर पर डाली हुई है, इस दृष्टि को, इसको डाइवर्ट करिए। यही हमारी मांग है। क्या करेंगे, जो गाजियाबाद में वो सेंट्रल इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, अब उसको मर्ज कर दिया दूसरी कंपनी में, उसकी आपने किताब पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कितना दुकान चल रहा है, 5000 स्टाफ है और चल इनकम कितनी है उसकी। अच्छा अब देखिए मैं एक मिनट देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, पब्लिक सेक्टर का मैं कर्मचारी रहा और 2 टर्म ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर का जनरल सेक्रेटरी रहा। मुझे पब्लिक सेक्टर्स के विषय में सारी जानकारी है। CL में इस समय ऑफिसर्स और वर्कर्स सारे मिला लेंगे तो 700-800 से ज़्यादा नहीं है। उसको भी सोलर का काम करती है वो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें मैं काम करता था, 100 करोड़ का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक पैनल बनाने का उसको ऑर्डर देता था ताकि ये चलता रहे। मगर वहाँ पर भी जो बीमारी है, वो बीमारी यही है कि कुछ लोगों की उस पर कुदृष्टि पड़ी हुई है, उसको वो जो है औने पौने के भाव से खरीदना चाहते हैं, जो बिक भी गई थी, मगर जो है अल्टीमेटली उसको विड्रॉ करना पड़ा। अभी जो है भाई साहब रेल में बैठे हैं, हमने एक बार नहीं, हम गए रेल मंत्री के पास, हमने उनसे शिकायत की कि भैया आप कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं इन प्रोडक्शन यूनिट्स का। कहने लगा नहीं, रेलवे में कोई प्रोडक्शन यूनिट कॉर्पोरेटाइज नहीं होगी। 10 जगह भाषणों में उन्होंने बोला है। तो ये BMS का ही कमाल है, क्योंकि बाकी लोग तो बात ही नहीं करते। जिन लोगों को, देखिए फोरम ऐसा इसमें नहीं कहना चाहिए, जिन लोगों को वास्तव में इस समय इस सरकार के खिलाफ आइडियोलॉजिकली तांडव करना चाहिए था, वो चुप बैठे हैं, हाशिए पर पड़े हैं। जिन्हें हमें, जो आपने कहा था आपकी सरकार, आपने कहा था आपकी सरकार, यदि हमारी सरकार होती, हम नहीं, अगर हमारी सरकार होती तो हम भी चैन की बंसी बजा रहे होते 17 तारीख को पूरे देश से। कितने लोग आएंगे? अभी रहने दीजिए, अभी चक्का जाम हो जाएगा। नहीं, हम चक्का जाम नहीं करते, सॉरी। नहीं, चक्का जाम नहीं करते। हमारे अगर लाख भी लोग आएंगे, अगर हमारे लाख भी लोग आएंगे तो बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचेंगे, अपना काम करेंगे, जैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे। चाय वाले से चाय पियेंगे तो पैसा देंगे, छोले भटूरे से खाना खाएंगे तो पैसे देंगे। जितने भी आएंगे रेल से रिजर्वेशन करा के आएंगे। भारतीय मजदूर संघ एक अनुशासित ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो है बवाल मचाने के लिए या बस तोड़ करके आपके कैमरों का आकर्षण लेने के लिए हम वो काम नहीं करते। 17 तारीख का रैली जो है वो एक गवर्नमेंट को क्या एक वार्निंग दिया जा रहा है ताकि ना करो? हाँ, यस 100%। आपको तो उठा के बंद कर दे। नहीं, हम बंद होने को तैयार हैं, बंद कर देंगे, हम बंद होने को तैयार हैं। सुनिए सब देखिए, इसके पहले भी भारतीय मजदूर संघ की बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई है और उस समय भी हमने चेतावनी 69 से अगर आपको दिखा दे, 69 में, 93 में, 2001 में, फिर 2015 में, अभी 2000 ये हुआ नहीं, हमारा सरकार हमारी, सभी सरकार हमारी थी। हम भारत के नागरिक हैं, भारत की सरकार। 2017 नवंबर 2017 को करीब 4 लाख लोगों ने इसी संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया था। इसी संसद मार्ग पर आज तक इतनी बड़ी मजदूरों की रैली नहीं हुई। 4 लाख
ठीक हैं? है, नहीं देखिए, हमारा हम अपना काम कर रहे हैं, अच्छा, वो अपना काम अब कर वो रहे हैं। वो हम अपना तो नहीं कर सकते अपना नहीं, हमारा काम क्या है? ऐसा नहीं है सर, उस समय है जो अभी मैं बताता हूँ, नहीं, नहीं, जो रैली हुई थी, उसमें फायदा हुआ। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 16 अप्रैल 2002 को एक को रामलीला मैदान में जो हमारे संस्थापक थे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से गवर्नमेंट को ललकारा। उन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है यशवंत सिन्हा, फाइनेंस मिनिस्टर इज ए क्रिमिनल मिनिस्टर, ही हैज एनक्रोच्ड द पावर्स ऑफ लेबर मिनिस्टर by extending the threshold of the factory 100 to 300। ठेंगड़ी जी के बोलने के बाद अटल जी दुविधा में पड़ के क्या करें कैसे करें, संघ में गए अपनी बात करने के लिए। अल्टीमेटली यशवंत सिन्हा को ड्रॉप करना पड़ा था। सर एक और आप पे ये लांछन ये है कि आप सिर्फ अफसर यूनियन का लीडरी करते हैं, आप जमीनी यूनियन का लीडरी नहीं करते। हम जो है, एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपने 26, 27, 28 करोड़ का लिस्ट बनाया है, जब किसान को पैसे मिलते हैं तो इनको भी डीबीटी कराइए। नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो एक डेटा बैंक है, डेटा बैंक भी किसी काम का हो ना, किसी आर्थिक सुविधा का हो। देखिए वो सरकार का काम है, उसको छोड़ते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, नहीं तो आपका काम वो हम कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। मगर आपको ये बता दें, इस समय भारतीय मजदूर संघ अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फेडरेशन हैं उनसे आर्थिक सहायता लेकर के बीड़ी मजदूर, आदिवासी, जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस समय सेवा भाव से भारतीय मजदूर संघ लगा हुआ है, वो अफसरों की यूनियन नहीं, अफसरों से पैसा लेकर के दूर। तो सर सोशल जस्टिस मंत्रालय आपको पैसे देगी, आप अपने अफसरों से नहीं, हम जो है वहाँ तो पैसा हम किसी सरकार के पैसे पर आधारित नहीं है। वो एनजीओ बहुत बने पड़े हैं जो उसको बिना किए कि पी जाते हैं। नहीं, हमको वो नहीं चाहिए पैसा। एक सिंपल सवाल बताइए सर, पिछले 8 साल में बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है? ये एक बड़ा डिबेटेबल मैटर है, ये बड़ा डिबेटेबल मैटर है। सरकार के आंकड़े लेंगे तो वो रोजगार बढ़ा हुआ दिखा देंगे, और हम कहेंगे रोजगार घटे हैं। नहीं तो नंबर बताइए। नहीं, ये एक डिबेटेबल मैटर है, और इसके पूरे आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मगर ये एक डिबेटेबल मैटर है। गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है करोड़ों रोजगार आपको सामने दिखा देगी, और सामने दिखा देगी कि ये इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला। नहीं, ग्राउंड पर जो है, एक बात बताइए, मुझे लगता है भारत समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, इतना भारत समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। इसको छोड़ दीजिए। 1 मिनट इस पर, नहीं 2 मिनट हमारा सुन लीजिए इस पर। नहीं ठीक है, हाँ कब नहीं थी सर, उसी पर आ रहे हैं। रोजगार कहने से एक टोकरी में लेकर के फल बेचता है, वो भी रोजगार है। हम जहाँ जिस प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहे हैं। हाँ यार, आप सुनिए, सरकारी छोड़ दीजिए, आप सुनिए। अभी 75,000 नहीं, अभी गवर्नमेंट ने 75,000 अपॉइंटमेंट दिए हैं। 75,000 नहीं, आपने कहा कि अब मैं तो नहीं कहा, मैं तो कहा अभी, आपने कहा कितने, मैंने कहा अभी लेटेस्ट 75,000 अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री ने दिए। एक नहीं, अब इसका क्या जवाब है? 8 साल में कितने? देखिए, अब मेरे को लगता है कि हम एक पर्टिकुलर उसके लिए आप गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक ट्रेड यूनियन से बात कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन हमारा बस चले तो इस देश के अंदर कोई बेरोजगार नहीं रहे। मगर सरकार जो है हमारे निर्देश पर काम नहीं करती है, पर सरकार पर जो है हम अपनी बातों को पहुंचाने के लिए मैं बताना पत्रकारों के बारे में भाई साहब, अगर तो सबसे पहले निजीकरण होना शुरू हुआ तो आप लोगों का ही हुआ। हो गया ना, प्रिवाइजेशन सबसे पहले आपका ही हुआ। परमानेंट नौकरी अगर जो खत्म हुई तो सबसे पहले आपके हुए, और आपके ऊपर कुछ ऐसे कानून बनेने का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। हम लोग तो जेटा लेके तो करते हैं। और आपको सबको 17 तारीख को जंतर मंतर पर हम आमंत्रित करते हैं। आप देखना कि हमारी दहाड़ क्या होगी वहाँ पे। आंकड़ा नहीं है उस बात, लेकिन इस बात का आंकड़ा है कि समृद्धि बढ़ी है। ये कहाँ से लाया? हाँ, ये
दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।